दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव को संपन्न हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए कि 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज गया है। लेकिन आज चुनाव आयोग ने जो शाम को 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने लोगों के दिमाग की बत्ती बुझा दी कि अचानक हो क्या रहा है। परसों नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले से ऐलान कर रहे थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की चुनाव आयोग ने, तो वो 4 राज्यों में एक साथ चुनाव कराने के लिए भी सक्षम नहीं दिखाई दिया। दरअसल आगामी अक्टूबर में 4 राज्यों के चुनाव संभावित थे। एक तो हरियाणा, दूसरा झारखंड और तीसरा महाराष्ट्र। चौथे राज्य के बारे में बहुत तय नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों ये आदेश दे दिया था कि अगस्त 2019 में धारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा को बहाल किया जाए। और इसी के मद्देनजर आज चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। अगले महीने की 18, 25 तारीख को और अक्टूबर की 1 तारीख को 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में मतदान होना है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होना है और नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। लेकिन ताज्जुब इस बात का कि महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान नहीं हुआ, जबकि पिछले 5 साल पहले का जो चुनाव हुआ था उसमें हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ हुआ था। झारखंड के विधानसभा का कार्यकाल आप कह सकते हैं कि जनवरी 2025 तक है, तो अभी कराया जाना बहुत अनिवार्य नहीं है, हालांकि कराया जा सकता था। हरियाणा में चुनाव हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में यह कह करके कि जम्मू कश्मीर के साथ महाराष्ट्र का चुनाव नहीं कराया जा सकता क्योंकि सिक्योरिटी का बड़ा इशू है और जो हमारे पास फोर्स है वो जम्मू कश्मीर में ही लगा होगा। ये या तो हमारे फोर्स की ताकत कम करके आंकना है, या लोगों की आंखों में धूल नहीं मिर्ची झोंकना है कि लोग इस बात को समझ लें कि नहीं साहब, चुनाव आयोग तो कितना पाक साफ चुनाव कराना चाहता है और इसीलिए वो ऐसा कर रहा है, लेकिन असली खेल कुछ और है। इस पूरी खबर पर मैं विश्लेषण करूंगा और परत दर परत इन तीनों राज्यों के बारे में आपसे बात करूंगा और ये विश्लेषण का जो निष्कर्ष होना है, जो हाइपोथेसिस है कि किस तरह से बीजेपी फंस गई है। चलिए मैं पहले महाराष्ट्र पर ही चलता हूं कि बीजेपी यहां कैसे फंसी है, क्यों महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान नहीं हुआ। और हम सब जानते हैं, अब ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि साहब ये कहें कि चुनाव आयोग तो बहुत स्वायत्त संस्था है। तब से चुनाव आयोग पर बड़े सवाल खड़े हो गए जब तारीखें पहले बीजेपी आईटी सेल का व्यक्ति घोषित करता है और वही तारीखें बाद में चुनाव आयोग देता है, तो इसलिए उस पर कोई भरोसा आप नहीं कर सकते। बस लोकतंत्र में भरोसा रखने के लिए आप चुनाव आयोग पर भरोसा कीजिए। पिछले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने 100 से ज्यादा बार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया, खुलेआम हिंदू मुसलमान किया, बावजूद इसका एक भी नोटिस प्रधानमंत्री मोदी को जारी नहीं हुआ। अव्वल तो अमेरिका और यूरोप का कोई देश होता तो प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी ही रद्द कर दी जाती और नरेंद्र मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते, लेकिन भारत में आज ये संभावना नहीं है। इसलिए मैं इस चुनाव आयोग पर नहीं बात करूंगा महाराष्ट्र में कैसे बीजेपी फंसी हुई है और हरियाणा में क्या उसके हाल है और जम्मू कश्मीर में क्या हाल है। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि अभी तो अजीत दादा पवार, शिवसेना जो अभी सत्ता में है, उसके बीच कुछ बात बनी नहीं है, जिसको असली शिवसेना कहा जा रहा है शिंदे साहब की।
और उनके साथ बीजेपी, ये तीन राजनीतिक दल मिलकर के सरकार चला रहे हैं। महायुति गठबंधन की, उसके पहले महाविकास अघाड़ी की सरकार थी जिनमें उद्धव ठाकरे ने रिजाइन करके और उसके बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे। शिवसेना को पूरा तोड़ करके, हड़प करके, जिसे उद्धव ठाकरे कहते हैं कि उन्होंने छुरा घोंपा है, विश्वासघात किया है। और इधर अजीत पवार ने अपने चाचा को ही किनारे लगा दिया और एनसीपी पर कब्जा कर लिया। लेकिन अब हालात ये हैं कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से महाराष्ट्र में शिकस्त मिली है, ये दो ही राज्य थे, दोनों बड़े राज्य थे, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, जहां पर बीजेपी को हार मिली और यहीं से उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला। अब जरा एक नजर लोकसभा चुनावों के नतीजों पर डाल लें, फिर उसके बाद इसका विश्लेषण करते हैं। थोड़ा धैर्य के साथ इस वीडियो को देखिएगा। 48 लोकसभा की सीटों में से जो महागठबंधन था, इंडिया अलायंस था, उसमें 3 शिवसेना यूबीटी, एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस पार्टी, इन तीनों ने, कांग्रेस को 13 सीटें मिली थी, शिवसेना यूबीटी माने उद्धव ठाकरे की 9 सीटें मिली थी, शरद पवार की एनसीपी को 8 सीटें मिली थी। कुल मिलाकर के 12, 8, 20, 21 और 9, 30 सीटें 48 में से। इधर बीजेपी को सिर्फ 9 सीटें, 1 सीट अजीत पवार को और 7 सीटें मिली थी शिवसेना एकनाथ शिंदे की, यानी 17 सीट। 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी और वो कांग्रेस के व्यक्ति थे, बाद में उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया फिर से। तो 48 में से केवल 17 सीटें जीत पाई थी महायुति। आरोप जिस तरह का शिवसेना लगा रही है, माने उद्धव ठाकरे वाली, कि एकनाथ शिंदे ने विश्वासघात किया है और महाराष्ट्र की धरती पर विश्वासघाती को नहीं बख्शा जाता है। अजीत पवार की खुद की हालत खराब है, उनकी पत्नी चुनाव हार जाती है सुप्रिया सुले से, और अब वो कह रहे हैं कि ये गलती हमसे हुई है। कहीं ना कहीं चाचा को मनाने की स्थिति में है अजीत पवार, लेकिन बात नहीं बन रही है। उधर देवेंद्र फडणवीस, तो ये जो तिकड़ी है, उस तिकड़ी के जीतने के आसार नजर नहीं आ रहे। आपस में ही अभी मोल तोल नहीं हो पाया है, समन्वय नहीं हो पाया है, इसलिए महाराष्ट्र के चुनाव को थोड़ा मुलतवी कर दिया गया। एक और कठिनाई, और वो कठिनाई ये है कि उद्धव ठाकरे, कांग्रेस पार्टी और शरद पवार के बीच कोई न तो कंफ्यूजन बन रहा है और न ही किसी तरह की कोई खींचतान है। और आज महाराष्ट्र में, मुंबई में उद्धव ठाकरे ने जो कहा, शरद पवार और नाना पटोले माने कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी में, कि आप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दीजिए, और वो चेहरा किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे शरद पवार की पार्टी से हो, चाहे शिवसेना यूबीटी से हो, मुझे वो स्वीकार्य है। यानी एक तरह से उद्धव ठाकरे ने कुर्बानी दे दी है। हालांकि इसमें भी एक राजनीति है। जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे से बड़ा चेहरा अभी महाविकास अघाड़ी के पास नहीं है, लेकिन कांग्रेस चूंकि 13 सीटें जीती थी लोकसभा में, तो उसका भी दावा हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री बनाए। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में जाकर के राहुल गांधी से मुलाकात की, सोनिया गांधी से मुलाकात की, और बहुत विनम्रता के साथ, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ मुलाकात की। और वो मुलाकात भी इसी के लिए थी कि महाराष्ट्र में चुनाव के पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उद्धव ठाकरे, उनके बेटे और पूरी पार्टी जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी का सफाया करने के लिए ताकत के साथ लड़ रही है, कि इन विश्वासघातियों को न तो बख्शा जाएगा, न गुजरातियों को बख्शा जाएगा। और गुजरात का वो फैक्टर है महाराष्ट्र में कि जहां पर सारी कंपनियां, जो निवेश हुआ था वो गुजरात चली गई। महाराष्ट्र के लोगों को ठुल्लू मिला, बाबा जी का ठुल्लू। इसलिए मराठी लोग, जिनको मराठी अस्मिता जिनकी सामने आती है, जो वीर शिवाजी का वंशज अपने आप को मानते हैं, वो एक तो महाराष्ट्र की धरती अद्भुत है, जहां डॉक्टर अंबेडकर पैदा हुए। उस धरती पर, हालांकि संघ का भी कार्यालय वहीं पे मौजूद है, उस धरती ने तमाम विचारकों को पैदा किया। वो दक्षिणपंथी हो, वामपंथी हो, या कोई और आइडियोलॉजी के हो, मौलिक थिंकर अंबेडकर जैसे व्यक्ति पैदा होते हैं।
वहां पर जो अस्मिता है वो अस्मिता इस समय गुजरात के खिलाफ खड़ी हुई है, क्योंकि गुजरात ने उस मुंबई नगरी को जो आर्थिक राजधानी है देश की, उसे कहीं ना कहीं कमजोर करने की पूरी कोशिश की है। इसलिए भी वहां एंटी गुजराती एक सेगमेंट है। इसका फायदा उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार को मिलने जा रहा है। तो यहां पर बीजेपी पूरे तरीके से फंसी हुई है। आने वाले वक्त में चुनाव का जब ऐलान होगा तब भी आप देखेंगे कि महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी सुपड़ा साफ होने जा रहा है। वहां अब सत्ता में आने, हालांकि वो पिछले बार भी सत्ता में नहीं आए थे, लेकिन वहां सो कॉल्ड चाणक्य नीति ने काम किया कि वहां दो दो पार्टी को तोड़ करके सत्ता बना ली गई। अब आइए जरा महाराष्ट्र के बाद आते हैं हरियाणा पर। हरियाणा वो राज्य है जहां पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मनोहर लाल खट्टर जो नरेंद्र मोदी के बेहद खास हैं, माना जाता है कि एक जमाने में नरेंद्र मोदी के रसोइया हुआ करते थे, उनको खाना आना बनाते थे और अपने कमरे में बड़ी सेवा उनकी करते थे। तो वो उनको मेवा मिली कि जब हरियाणा में 2014 में सरकार बीजेपी की आई तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बने। लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, यानी करीब करीब 9 साल तक मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रहते हैं, और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले नायब सिंह सैनी को, माने एक अति पिछड़ा समाज से आने वाले विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया गया। एक वो कार्ड खेला गया। बावजूद इसके हरियाणा में 10 में से 5 सीटें बीजेपी लूज कर गई। पिछले चुनाव में 10 में से 10 सीटें उसके पास थीं। और अब विधानसभा के चुनाव में जहां महिला पहलवानों का अपमान का बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी विनेश फोगट का मामला सामने है, किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन उसी हरियाणा से निकल करके सामने आया था। उस पूरे आंदोलन के कारण, महिला पहलवानों के कारण, महंगाई और बेरोजगारी, ये 2 बड़े मुद्दे तो हैं ही। हरियाणा में बीजेपी बैकफुट पर है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के पास केवल एक कार्ड है, वो है सांप्रदायिकता। लेकिन वो बहुत सीमित कार्ड है। गुड़गांव के आसपास 1-2 जिलों तक वो सीमित है। इसलिए वहां पर पिछड़ा और अति पिछड़ा चला, जाट वर्सेस अन्य पिछड़ा, ये पूरा नफरत की राजनीति की जाती है। इस बार वो सिक्का नहीं चल रहा है। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ वहां लड़ रही है, चाहे हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो या और भी नेता हैं जो लगातार वहां मेहनत कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर सिर्फ फुटबॉल जारी है। अभी राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने ही चेतावनी दे डाली है बीजेपी को कि यहां पर आपको विधायक बदलने होंगे, माने टिकट बदलने होंगे, टिकट काटने होंगे, अदरवाइज बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हार जाएगी। अब हरियाणा में ये स्थिति है कि जहां जाट वर्सेस अदर्स आप करना चाहते हैं, अपर कास्ट तो बीजेपी का वोटर है ही, यादव वोटर भी हरियाणा में बीजेपी के साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, ये जो दिल्ली से लगी हुई बेल्ट है उसमें। लेकिन इस समय एक तो हरियाणा में जो जाट पहलवान, किसान और जो महिला पहलवान का इशू है वो बहुत तेजी से कारगर है जमीन पर, और नरेंद्र मोदी की अपनी असफलता और साथ ही साथ हिंदुत्व के कार्ड का असफल होना ये बताता है कि हरियाणा में भी बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। कांग्रेस पार्टी वहां केवल मजबूती के साथ एकजुट होकर के चुनाव लड़े तो यहां पर कांग्रेस वापसी करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी 10 साल के बाद अपनी सत्ता गंवाने जा रही है, इसमें कोई इफवट है ही नहीं। बस शर्त वही है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के, और राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है, एक वहां कमजोर फैक्टर कांग्रेस के साथ है, वो है जाट उसके साथ खड़ा हुआ है। तो बीजेपी एंटी जाट पॉलिटिक्स वहां पर करना चाहती है। इसमें सबसे मजबूती होगी राहुल गांधी का वहां पहुंचना, मल्लिकार्जुन खड़गे का वहां पहुंचना, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी का वहां जाकर के कैंपेन करना। हालांकि सोनिया जी इस समय बुजुर्ग हैं, बीमार भी हैं, लेकिन प्रियंका, राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तिकड़ी अगर काम करती है तो हरियाणा में बीजेपी को बुरी तरीके से चुनाव हराया जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये हरियाणा का चुनाव भी बीजेपी के लिए गले की हड्डी नहीं है, फंस चुका है।
एक तीसरे राज्य की तरफ अगर हम लोग चलें तो वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में तो हालात ये हैं कि जो लोग ये दावा कर रहे थे कि 370 खत्म होने के बाद वहां पे शांति आ जाएगी, टेररिज्म खत्म हो जाएगा, लेकिन पिछले अगर आप 2-3 महीने के ही घटनाओं को उठा करके देख लें तो आतंकवाद एक तरह से वहां गति पकड़ रहा है। नरेंद्र मोदी के सारे वादे दावे सब फेल हो गए हैं। गृह मंत्रालय, रा, आईबी, वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। टेररिज्म के भय दिखा करके वहां चुनाव नहीं जीता जा सकता। और बीजेपी के तो हालात ये हैं कि एक तो उन्होंने जम्मू कश्मीर के स्टेट का दर्जा छीना, उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया, और अब और जितने सारे लीडर्स वहां पे थे उन पर भी ढेर सारे करप्शन के आरोप हैं। वो आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन उनको जब जेलों में बंद किया गया, नजरबंद किया गया, तो उन्हें सिंपैथी मिली। और आज जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र बहाली के लिए, चुनाव के लिए एकजुट होकर के वो सारे राजनीतिक दल बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए हैं। और हालात ये हैं कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहां अपना प्रत्याशी तक नहीं उतार सकी। तो ये दोनों राज्य तो वैसे ही फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र ने तो गले में हड्डी डाल दी है। झारखंड में जो होगा वो सब जानते हैं, हेमंत सोरेन के जेल से वापस आने के बाद। तो बीजेपी और इसी के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए की सरकार दरकने वाली है। इसीलिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और चुनाव आयोग के जरिए महाराष्ट्र के चुनाव को रोका गया है। तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। तो क्या इन राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद यानी 4 अक्टूबर के बाद एनडीए भी जाने वाली है? ये देखना होगा, इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।